हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम रानी की हवास पार्ट 2 लेकर आए हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी न्यू स्टोरी बनाने का मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक किसी को बहुत मोटिवेट फील करा सकता है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप किस तरह से की स्टोरी सुनना पसंद है ताकि हम वैसी ही स्टोरी बनाएं जो आपको पसंद है। चलिए तो अब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। रानी अवंतिका कालभद्र को नहीं रोक पाई क्योंकि कालभद्र को रोकना आसान नहीं था। अगर कालभद्र ने एक बार कह दिया तो किसी में इतना साहस नहीं होता था कि वो उसकी बात को नकार दे। रानी अवंतिका भी उनके इस स्वभाव से अच्छे से परिचित थी क्योंकि कालभद्र की ख्याति पूरे भारत वर्ष में फैली हुई थी। कालभद्र अब अपनी राजधानी उज्जैन आ गए थे। सभी ने उनका अच्छे से स्वागत किया और राजमाता रुक्मणी देवी ने तिलक करके उन्हें महल में प्रवेश करने को कहा। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि जो काम आज तक कोई राजा नहीं कर पाया था वो कालभद्र ने कर दिया था। लेकिन इतनी खुशी के बीच कोई उद्देश्य भी था। वो कोई और नहीं बल्कि कालभद्र ही थे। आखिर कालभद्र उद्देश्य क्यों थे? क्योंकि जहां तक स्टोरी सुनी है उसके हिसाब से तो कालभद्र ने खुद अवंतिका से विवाह के लिए मना किया था। फिर वो दुखी क्यों थे? क्या उनके दुखी होने का कारण अवंतिका थी या फिर कोई और ही बात है? तो चलिए जानते हैं आगे इस स्टोरी में। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राजा कालभद्र अब बहुत उदास और दुखी रहने लगे थे क्योंकि अवंतिका से प्रेम तो बहुत करते थे लेकिन बहुत बेसी अवंतिका को सबक सिखाना चाहते थे जो उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ इतना बुरा किया था। बस उसी का सबक सिखाना चाहते थे वो। राजा की ये उदासी उनके परम मित्र वीरसेन से छुप नहीं पाई। अकरात वीरसेन राजा के कमरे में आते हैं और कहते हैं, राजन, हम आपको कई दिनों से देख रहे हैं। आप कहीं खोए खोए रहते हैं आजकल। ना तो आप आजकल शिकार पर जाते हैं और ना ही आपका किसी काम में मन लग रहा है। क्या कोई चिंता है राजन? और अगर है तो आप हमें बताइए, हम हैं तो आपके पास। आज तक आपके और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो। तो अगर कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप हमें बता सकते हैं राजन। वीरसेन ने कहा, आप जब से उदयपुर से आए हैं बहुत उदास रहने लगे हैं। हमसे अपने मित्र की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है। राजन, कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें कि आखिर बात क्या है जो आपको इतना परेशान कर रही है। तभी कालभद्र ने कहा, वीरसेन, हमें किसी से प्रेम हो गया है और वो इतना हो गया है कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर वीरसेन ने कहा, राजन, तो इसमें परेशान वाली बात क्या है? आप उन्हें अपने महल अपनी बेबी बनाकर ले आइए। ये सुनते ही राजा ने कहा, ठीक कहा वीरसेन, हम उन्हें लेकर तो आएंगे लेकिन हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या वो भी हमसे उतना ही प्रेम करती है या अब भी वो बस अपनी हवास में ही डूबी हुई है। आप तो अच्छे से जानते हैं वीरसेन कि उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया है जो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम उन्हें माफ जरूर कर देंगे। इसीलिए तो हम उनसे विवाह करके नहीं लाए क्योंकि हमें देखना है कि क्या वो भी हमसे प्रेम करती है। इधर रानी अवंतिका ने अन्न जल सब त्याग दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजा कालभद्र ने उन्हें त्याग दिया है और अब वो उनके पास कभी नहीं आएंगे। इसीलिए वो भी अपने प्राण त्याग देना चाहती थी क्योंकि रानी अवंतिका भी अब राजा कालभद्र से बहुत प्रेम करने लगी थी। वो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनकी माता वैशाली देवी ने राजा कालभद्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने रानी के प्राण के बारे में बताया कि उन्होंने त्राण लिया है कि या तो वो राजा कालभद्र से विवाह करेंगी या फिर वो अपने प्राण त्याग देंगी। जब ये समाचार राजा कालभद्र के पास पहुंचा तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को आदेशा दिया और उदयपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। राजा रानी अवंतिका को खोने से इतने डर रहे थे मानो उनकी भी प्राण निकल रहे हो।
क्योंकि जिसके बिना वो चैन से ना सो पा रहे थे, ना खा पा रहे थे। अब अपनी रानी की ऐसी दुर्दशा सुनकर उनका कलेजा भर आया था। 2 दिन के बाद राजा कालभद्रा उदयपुर पहुंच गए और सीधे रानी अवंतिका के कमरे में गए। बहा रानी अवंतिका पलंग पर लेटी हुई थी। वो इतने दिनों में बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। राजा को अवंतिका की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो बस अवंतिका को सबक सिखाना चाहते थे, न कि उन्हें दुख देना। जब रानी अवंतिका ने देखा कि कोई उनका हाथ पकड़कर बैठा है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कालभद्रा ही थे। रानी कुछ बोलने को ही थी, तभी कालभद्रा ने उनके होठों पर उंगली रखी और कहा, शांत, एकदम शांत। अब अक सब भी अपने मुंह से मत निकलना अवंतिका, और आपने अपनी ये क्या हालत कर दी है? क्या आपको हमारी जरा भी चिंता नहीं है अवंतिका की कोई आपके बिना कैसे रहेगा? ये सुनते ही अवंतिका की मानो सांसें अटक गईं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि कालभद्रा ऐसा कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि वो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तभी अवंतिका थोड़ा नाराज होकर कहती है, जब हमारे पीरान ही हमसे दूर जा रहे थे तो हम जीवित कैसे रह सकते थे राजन? क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे हुआ, बस हमें आपसे बहुत बहुत प्रेम है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। इतने कहकर वो बहुत जोर से कालभद्रा के गले लग जाती है। कालभद्रा भी अवंतिका को कसकर गले लगा लेते हैं और फिर उनके होठों को किस करने लगते हैं। उनके कान में धीमे स्वर में कहते हैं, अवंतिका, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको यहाँ से विवाह करके ही लेकर जाएंगे, और वैसे भी आप इतनी दुबली पतली हो गई है तो फिर सुहागरात पर आप हमें कैसे झेलेंगी? इतना कहकर उन्होंने अक तिरछी मुस्कान कर दी, जिससे अवंतिका बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। ये सब देख अवंतिका की माँ रानी वैशाली देवी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार अपनी बेटी में इतने बड़े बदलाव देखे थे। अब राजा ने अवंतिका को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उनके पिता चंद्रशाइकर से उनकी बेटी से विवाह के लिए उनका हाथ मांगा। ये देखकर अवंतिका के माता पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो अभी तक यही लगता था कि अवंतिका अपनी हवास में ना जाने कितनी राजाओं और लोगों का खून पिएगी, लेकिन पहली बार किसी ने उसे अपने बाश में क्या है, और वो कोई और नहीं बल्कि राजा कालभद्र ही थे। महल में विवाह की तैयारियां धूमधाम से होने लगी थी और इधर रानी अवंतिका भी ठीक होने लगी थी। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। फिर विवाह का दिन आता है और राजा कालभद्र और रानी अवंतिका का विवाह हो जाता है। राजा कालभद्र रानी अवंतिका को अपने महल उज्जैन ले आते हैं। वहाँ उनका राजसी सम्मान होता है, क्योंकि उज्जैन में समाचार पहले ही पहुंच गया था कि कालभद्र रानी अवंतिका से विवाह करके अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे महल में खुशी की लहर दौड़ गई और सब उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रानी अवंतिका और कालभद्र महल में आए तो उनका अच्छे से आदर सत्कार किया गया। रानी रुक्मणी देवी ने अपने बेटे और बहू का राज तिलक किया और उन्हें अंदर आने को कहा। अवंतिका को राज कालभद्र के कमरे में ले जाया गया और फिर राजा ने अपने विवाह के आयोजन में एक बड़ा उत्सव मनाने की घोषणा की। अब राजा अपने कमरे में गए, जहां जाकर उन्होंने देखा कि अवंतिका कमरे में नहीं है। वो एक बार को परेशान हो गए और कहने लगे, अवंतिका, आप कहाँ हैं? लेकिन अवंतिका ने कोई आवाज नहीं दी, क्योंकि वो तो उन्हें बस परेशान करना चाहती थी। वो अपने बैट के पीछे चुप कर बैठी थी। तभी राजा को उनके दुपट्टा दिख गया और वो भी धीरे धीरे दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगे और पीछे से उनकी कमर पकड़कर उनके कान के पास जाकर बोले, हमसे चुपने की कोशिश हो रही है अवंतिका, शायद आप भूल गई हैं, हमसे चुपना आसान नहीं है, और आज रात तो बिल्कुल नहीं। तभी अवंतिका शर्माते हुए कहती हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज आप हमें बहुत परेशान करेंगे, बस इसीलिए आग से चुप रहे थे। राजा थोड़े मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अब हमारी रानी हमसे दूर होने की सोच रही है, लेकिन शायद वो भूल गई है कि उनकी महक हमें उनके पास ले ही आएगी।
क्या आपको आज हमारे साथ सुहागरात नहीं मनानी? आज हमारी शादी हुई है तो हम आज अपनी रानी को यूं प्यासा तो नहीं रहने देंगे। इतना कहकर वो अवंतिका के होठों को जोर से किस करने लगे और धीरे धीरे उनका आग हाथ उनके ब्लोक पर चलने लगा, जिससे अवंतिका सहर गई और उनके मुंह से सिसकारी निकलने लगी। फिर जैसे ही कालभद्रा ने अवंतिका के होठों को बाइट किया तो वो एकदम से चीख निकल गई। ये सुनकर राजा थोड़े मुस्कुराए, क्योंकि अवंतिका की आवाज उन्हें मदहोश कर रही थी। अब उन्होंने धीरे धीरे अवंतिका के सारे कपड़े निकल दिए और पैरों से होते हुए उनके सीने पर आ गए, जो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव थे। अवंतिका भी कालभद्रा के आगोश में समा गई थी। कालभद्रा ने अपने कपड़े उतारे और वो अवंतिका के ऊपर आ गए और उनके होठों को अपने मुंह में रखकर चूसने लगे। अवंतिका की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जिनसे कालभद्रा और भी ज्यादा मद्दोश हो रहा था। वो अवंतिका के कान के पास जाकर कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अवंतिका, मुझे जैसी रानी की ही तलाश थी जो मुझे झेल सके। अवंतिका तो अपनी सुध बुध ही खो चुकी थी, क्योंकि कालभद्रा के प्यार ने उसे पागल सा कर दिया था। उसे यह सुख अभी तक मिला ही नहीं था जिसकी तलाश में उसने वर्षों बिता दिए थे। अब कालभद्रा ने उसे एंटर कर दिया और अवंतिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। हाँ, कालभद्रा के कान के पास जाकर कहा, क्या हुआ रानी, आप ठीक तो है? यह सुनकर तो अवंतिका बुरी तरह शर्मा गई। ये सब सुबह तक चलता रहा और अब राजा भी थककर अवंतिका को हग करके सो गए थे। लेकिन अवंतिका की तो सारी नींद उड़ गई थी, क्योंकि उसका पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा था। आज महल में विवाह के आयोजन में बहुत बड़ा उत्सव था, इसीलिए अवंतिका भी अभिस्नान करने के लिए जाने लगी। वो नहाकर आई तो उसने देखा कि कालभद्र अब भी सो रहा था। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल खोलने लगी। उसकी महक जैसे पूरे कमरे में हो गई थी। अब वो कालभद्र के पास आई और उसके होठों को किस करते हुए कहा, रात भर मुझे परेशान करके कितने आराम से सो रहे हैं। ये सुनते ही कालभद्र की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके पास अवंतिका खड़ी थी। उसने अवंतिका को जोर से खींचा और अपने नीचे लिया और उसके होठों को किस करने लगा। अवंतिका ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, ये समय ये सब करने के लिए नहीं है। अब आप जाकर जल्दी से नहा लीजिए और तैयार हो जाइए। माँ हम दोनों का बाहर इंतजार कर रही है, क्योंकि आज महल में उत्सव है तो बहुत सारे मेहमान और राजा आ रहे हैं। कालभद्र ने शांत आवाज में कहा, अच्छा जी, तो तुम्हें बहुत चिंता हो रही है। उनकी थोड़ी बहुत चिंता अपने पति की भी कर लिया करो। खैर कोई नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। इतना कहकर कालभद्र नहाने के लिए चले गए और अब अवंतिका भी तैयार होने लगी थी। आज उसने बूले कलर का सुंदर सा राजधनाई लहंगा पहन रखा था और हाथों में रेड कलर का चूड़ा और माथे पर टीका, पैरों में चांदी की पायल। वो इन सब में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसी स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। उसके खुले बाल तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अब कालभद्र भी स्नान करके आ गए थे। उनकी नजर जैसे ही अवंतिका पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गए थे। याद था तो बस अवंतिका का चेहरा। वो इन कपड़ों में बेहद सुंदर लग रही थी। तभी अवंतिका कालभद्र के पास आती है और उन्हें जोर से पिंच कर लेती है, जिससे कालभद्र के मुंह से चीख निकल जाती है। तो वो देखता है कि ये सब अवंतिका ने किया था। वो उसका हाथ से जोर से अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अवंतिका उसके सीने से जा लगती है और उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है, इस चीख का बदला भी लूंगा तुमसे। रात को बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में। वैसे कुछ भी कहो, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। तभी अवंतिका कहती है, अगर आपका हो गया हो तो जाकर जल्दी तैयार हो जाइए, माँ हमें बहुत देर से बुला रही है। ... कालभद्र भी तैयार होने चला जाता है। उसने भी ब्लू कलर का राजसी सूट पहना था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था।
अब कालभद्र तैयार होकर आया तो उसने देखा कि अवंतिका उसे अक तक निहारे जा रही है। तभी वो अवंतिका के पास जाकर कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? इतना सुनकर अवंतिका शर्मा जाती है और उसके माथे को किस तानने लगती है। पार्टी में सब कालभद्र और अवंतिका का ही इंतजार कर रहे थे। हर किसी की नज़रें बस दूर पर ही थी। तभी एक जोरदार एंट्री हुई। कालभद्रा और अवंतिका एक साथ अंदर आए। कालभद्रा दिखने में इतना हैंडसम और सुंदर लग रहा था कि हर एक लड़की की निगाह पर उसी पर अटक गई थी, और सभी पुरुषों की निगाह सिर्फ अवंतिका पर थी, जो दिखने में स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। लेकिन लड़कियों को अवंतिका से जेलसी भी हो रही थी कि इतनी सुंदर लड़की कालभद्रा की वाइफ कैसे बन गई, क्योंकि हर लड़की कालभद्रा से शादी करना चाहती थी, जिससे अब उनके अरमानों पर पानी फिर गया था। उन दोनों ने सभी गेस्ट को अच्छे से ग्रीट किया और उनसे बातें की। अब सब पार्टी करके अपने अपने घर चले गए थे और सब कुछ ठीक हो गया था। अवंतिका और कालभद्रा भी अपनी आगे की लाइफ अच्छे से एक दूसरे के साथ जीने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुंच जाए। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हम अगली स्टोरी किस टाइप की बनाएं, और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, और हम आपके लिए ऐसी ही शानदार स्टोरी लाते रहेंगे। Please subscribe this channel. Thanks for watching this video.